स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। अब अगर आप भारत में देखेंगे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो कमीशन है उसका नाम है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो भारत की ये जो NHRC है उसको एक्रीडिटेशन मतलब कि मान्यता प्राप्त थी यूनाइटेड नेशंस की इस बॉडी से। लेकिन क्या हुआ, पिछले साल 2023 में भारत की जो सदस्यता है मतलब कि जो मान्यता प्राप्त है NHRC को, उसको हटा दिया गया और इस साल ऐसा लग रहा था कि भारत को वापस से शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी भी भारत को इससे बाहर रखा गया है। यह खबर आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन लिंक्ड बॉडी डिफर्स NHRC इंडिया एक्रीडिटेशन फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे कि ये है क्या, ये गनहरी क्या है, ये करती क्या है। भारत को अभी इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है तो इससे भारत को नुकसान क्या होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो UPSC का लेटेस्ट बैच है, बैच नंबर 8 ऑफ GS फाउंडेशन, अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि 24 मई को इसके अंदर जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है और अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपके पास एक साल रहेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो इसको डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं। इसके अंदर लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज सभी कुछ मिलता है। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत की ये जो बॉडी है उसको मान्यता दी गई थी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की एक बॉडी के द्वारा, और इसका नाम क्या है, गनहरी। ध्यान से समझिएगा, जेनेवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसका नाम है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि इसके अंदर अलग अलग देशों के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है और यह देखा जाता है कि पूरे दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी सवाल उठते हैं उसको लेकर डिस्कशन होता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब वोटिंग होती है तो जो भी देश इसके अंदर शामिल हैं उसको हक मिलता है कि वो वोट कर सके। लेकिन भारत को यह हक अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि भारत को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत को शामिल नहीं करना मतलब ये इंडिकेट करता है, मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है वो ये कह रही है कि भारत की NHRC इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, फेयरनेस नहीं है इसके अंदर, इसी की वजह से हमने इसको शामिल नहीं किया है। जहां तक NHRC का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इसको बनाया गया था 1993 में। क्यों? क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जिसके तहत NHRC का गठन किया गया था। और NHRC की जो चेयरपर्सन होते हैं ना, जो सबसे हेड होते हैं, तो वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के कोई भी फॉर्मर जज हो सकते हैं और इस समय अरुण मिश्रा इसके चेयरमैन हैं। पहले क्या था कि सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे वही हो सकते थे, लेकिन अब क्या है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका है वो इसका चेयरमैन बन सकता है। तो अरुण मिश्रा इस समय इसके चेयरमैन हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि ये गनहरी है क्या, दैट इज ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल इस समय 120 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, मतलब 120 देशों के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों मिलता है? अगर वो इंस्टीट्यूशन, मतलब भारत के अंदर जैसे NHRC है जो मैंने आपको बताया, अगर वो पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे ये पेरिस प्रिंसिपल है क्या, लेकिन अगर वो पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो यहां पर उसको इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, गनहरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। और ये हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो भारत जो है इसका हिस्सा था 2017 से लेकर 2022 तक, लेकिन 2023 में भारत को इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला और इस साल भी लगातार दूसरे साल भारत को इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो 120 देश हैं गनहरी के अंदर, इसमें बेसिकली 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। मतलब एक ग्रुप A कंट्रीज हैं और दूसरे ग्रुप B कंट्रीज हैं। और गनहरी के अंदर एक कमिटी है, सब कमिटी है, जिसका नाम है सब कमिटी ऑन एक्रीडिटेशन। मतलब कि ये लोग तय करते हैं, ये कमिटी तय करती है कि किन देशों को गनहरी के अंदर एक्रीडिटेशन दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, और जिनको दिया जाएगा क्या उनको ग्रुप
ए में रखा जाएगा या फिर ग्रुप बी के अंदर रखा जाएगा। देखो, भारत को अभी तक जितना भी एक्रेडिटेशन मिला है गहनरी से, उसमें भारत को ग्रुप ए में रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं, जिन भी देशों को ग्रुप ए का रैंक मिलता है उसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर उनको पूरा, मतलब कि उन्होंने पेरिस प्रिंसिपल का पूरा कंप्लायंस रखा है, मतलब पूरी तरह से चीजों को फॉलो किया है। तो 120 देशों में लगभग 88 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ग्रुप ए रैंक मिला है, और बाकी के 32 जो कंट्रीज हैं उनको ग्रुप अंडर बी रैंक के अंदर डाला गया है। लेकिन भारत ना तो ग्रुप ए में है इस समय, ना तो ग्रुप बी के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको बताया पेरिस प्रिंसिपल, ये क्या है? ये अगर आप समझ लोगे तो लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, पेरिस प्रिंसिपल बेसिकली 1993 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसमें बेसिक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए। जैसे भारत के अंदर जो एनएचआरसी है, उनको कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी, तो वो जो स्टेप है वो इसके अंदर मेंशन किया गया, और टोटल 6 क्राइटेरिया है। मैं आपको एक एक करके आप देख सकते हो 6 क्राइटेरियाज में क्या है। पहला है ब्रॉड मैंडेट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स, मतलब कि भारत के अंदर जैसे एनएचआरसी है, उनको ह्यूमन राइट्स के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करने होंगे। फिर दूसरा यह है कि जो एनएचआरसी है भारत के अंदर, उनको गवर्नमेंट से फ्री रखना चाहिए। मान लो अगर देश के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, तो हमारे देश के अंदर ये जो इंस्टीट्यूशन है ना एनएचआरसी, उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए, पूरा हक होना चाहिए कि बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के वो चीज़ों को फॉलो कर सकें। फिर तीसरा है, इसको इंडिपेंडेंस गारंटी मिलना चाहिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ। जैसे भारत के अंदर जो लॉ पास हुआ था 1993 में, जिसके तहत ये एनएचआरसी बनाया गया, तो वो बात ठीक है। फिर चौथा इसके अंदर बोला गया है कि इसके अंदर सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग जो कास्ट ग्रुप हैं, जैसे महिलाएं हो गई, उनको भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। फिर पांचवा कंडीशन इसके अंदर है, इसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब कि इनके पास पैसे वगैरह होने चाहिए ताकि ये चीज़ों को फॉलो अप कर सकें। और छठा है एडिक्वेट पावर, इनके पास पावर होनी चाहिए ताकि अगर देश में कोई भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है तो उसको ये चीज़ें ये जो है अपना पावर इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकें। तो ये 6 चीज़ें अगर जो भी देश का इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, उनको गहनरी के अंदर शामिल कर लिया जाता है, मतलब एक्रेडिटेशन दे दिया जाता है एक तरह से। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि भारत को अब इसमें शामिल नहीं किया गया है, भारत को इससे बाहर रखा गया है, तो भारत को क्या लॉस होगा? देखो, यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो 120 देश हैं इसके अंदर, तो उनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, रैंक ए और रैंक बी। जिन भी देशों को रैंक ए मिलता है उनको पावर मिलती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और साथ ही साथ वोट कर सकें। जैसे कि मान लो अगर अफ्रीका के किसी देश में बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो इसको लेकर क्या होगा, इसके अंदर डिस्कशन होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज के अंदर डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद उसको वोटिंग होती है कि क्या उस देश के खिलाफ कदम लेना है या फिर नहीं लेना है। तो यहां पर उन देशों को बहुत पावर मिलती है। तो इन 120 देशों को पावर होगी, तो जिनके पास रैंक ए है वो इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे और साथ ही साथ वोट कर पाएंगे। और जिन देशों को रैंक बी का स्टेटस दिया गया, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता है, लेकिन वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब क्योंकि भारत को ना तो रैंक ए मिला है ना तो रैंक बी मिला है, भारत को बाहर रखा गया है, इसका मतलब भारत ना तो मीटिंग में शामिल हो पाएगा और ना ही वोटिंग कर पाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा भारत के अंदर भी कुछ ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर सवाल उठाए जाते हैं। तो भारत अगर इन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं होगा, वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, तो भारत के खिलाफ कई बार कदम लिया जा सकता है जो कि सही नहीं है। तो भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं मिल पा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत को ये एक्रेडिटेशन क्यों नहीं मिला है, क्यों होल्ड पर रख लिया गया है? देखो, एक्चुअली हुआ क्या था कि 1 मई को जो सब कमिटी है ऑन एक्रेडिटेशन, जो मैंने आपको बताया था ना, गहनरी के अंदर ये सब कमेटी है जो डिसाइड करती है किसको एक्रेडिटेशन देना है कि नहीं, तो इनकी मीटिंग हुई थी 1 मई को जेनेवा के अंदर। और ये मीटिंग बेसिकली 2 बार होती है साल में। तो यहां पर जो 1 मई को मीटिंग हुई थी, इसके अंदर कई देश पार्टिसिपेट किए थे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इनफैक्ट स्पेन हो गया। तो इन सब देशों ने डिसाइड ये किया कि भारत को एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। और उनका ये कहना, देखो एक्चुअली क्या है कि अभी तक फुल रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है, इन्होंने इस साल रीजन नहीं बताया है कि भारत को क्यों नहीं
मिल रहा है एक्रेडिटेशन। लेकिन पिछले साल जब एक्रेडिटेशन नहीं मिला था तो बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि जो पेरिस प्रिंसिपल है वो भारत ने फॉलो नहीं किया है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको एक्रेडिटेशन लेना है तो ये पेरिस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। तो इन्होंने ये बोला था पिछले साल कि भारत ने पेरिस प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, जैसे कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, भारत के अंदर जो एनएचआरसी का अपॉइंटमेंट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर अपॉइंटमेंट में, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज और फीमेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी की वजह से इन्होंने ये कहा कि हम भारत को एक्रेडिटेशन नहीं दे सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके साथ साथ 26 मार्च को क्या हुआ था, 9 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में, जिसमें एमनेस्टी भी आपने सुना होगा, तो कई सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में, उन्होंने गनहरी को यहां पर लेटर लिखा था और कहा था कि भारत का जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है एनएचआरसी, इनको एक्रेडिटेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने लेटर लिखकर कहा था। और आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर बहुत प्रेशर था और इसी प्रेशर की वजह से भारत को इससे बाहर रखा गया है। खैर, अगर मैं आपको पास्ट इतिहास बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बोला था एनएचआरसी कब बना, ये 1993 को बना। तो पहली बार भारत को एक्रेडिटेशन एनएचआरसी को कब मिला, ये मिला था 1999 में, और उस समय हमें एक्चुअली रैंक बी का स्टेटस मिला था, लेकिन 2006 में हमें ए रैंक का स्टेटस मिल गया। तो मैंने आपको बोला था ना 5-5 साल के लिए एक्रेडिटेशन मिलता है, तो 2006 में हमें 5 साल के लिए मिल गया, मतलब फिर 2011 में क्या हुआ, वापस से हमें रैंक ए का स्टेटस मिल गया। लेकिन 2016 में हमें यहां पर एक्रेडिटेशन नहीं मिला था। ठीक है, 2016 में नहीं मिला, लेकिन वापस से 2017 में हमें ये चीज मिल गया था। और 2016 में क्यों नहीं मिला था, क्योंकि इसके अंदर ये बोला गया कि अगेन एनएचआरसी की जो स्टाफ है उसके अंदर जेंडर बैलेंस नहीं है, प्लूरलिज्म नहीं है, महिलाओं को शामिल इसके अंदर नहीं किया गया है। लेकिन जो भी है 2017 में हमें वापस से मिला और 2023 में पिछले साल वापस से हमें ये छीन लिया था। लेकिन इस साल ऐसा लग रहा था कि हम वापस से इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी हमें होल्ड पर रखा गया है। अब देखना होगा जब अगली मीटिंग होगी या फिर जब प्रॉपर रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें बोली जाती हैं। लेकिन एक काफी बड़ी चिंता थी, इसको लेकर काफी डिस्कशन भी हो रहा था, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या और भारत को इसके अंदर अभी शामिल नहीं किया गया है। देखते हैं क्या होगा, आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो दुनिया में कौन सा वो देश है जिन्होंने अपने सभी लोगों को, सभी ग्रुप्स ऑफ पीपल को, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, महिलाएं हों, हर एक किसी को वोटिंग का अधिकार दिया था? कौन सा वो देश है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच लेना चाहते हैं, देन 24 मई इस दिन ये लास्ट डेट है इस बैच को एनरोल करने का। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और देन डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।